आज हम कवर करेंगे अस्थमा बी फार्मा 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 3 का फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट टॉपिक अस्थमा। अस्थमा होता क्या है? हमारे लंग्स में रेस्पिरेटरी स्मूथ मसल से बना हुआ एक ब्रोंकाई पार्ट होता है। जो भी मसल से पार्ट बने हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, यानी सिकुड़ते हैं और रिलैक्स करते हैं। उन्हीं में से जो ब्रोंकाई का मेन हिस्सा, मतलब हमारे लंग्स में ब्रोंकाई मेन हिस्सा है, वो अफेक्टेड होता है किसी पैथोजन से, किसी ऐसे कारण से जिससे हमें अस्थमा हो सकता है। सो उस कंडीशन को जिसमें ज़्यादा हमारा ब्रोंकाई है वो अफेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं अस्थमा। इसमें होता क्या है, जो हमारे रेस्पिरेटरी स्मूथ मसल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है और एक्सेस म्यूकस सेक्रीशन होने लगता है। म्यूकस एक थिक गाढ़ा सा लिक्विड टाइप फ्लूइड हो सकता है, जैसे हमारी ब्लॉकेज जिससे हो सकती है हमारे ब्रोंकाई में सूजन होगी और साथ में म्यूकस सेक्रीशन होने के कारण जब उसमें ब्लॉकेज हो जाएगी तो उसमें जो प्रॉपर एयर फ्लो है वो नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से अस्थमा कॉज हो सकता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल, जैसे कोई पॉलन ग्रेन हो गया और कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, कोई पैथोजन हो गया जो अस्थमा कॉज कर सकता है, या हमारे लंग्स में कोई और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, वो हमारी बॉडी में नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू एंटर करेगा। वो एंटर करेगा लंग्स में। लंग्स की स्मूथ मसल्स को वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, जैसे ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ब्रोंकियोल्स। और जो हमारे लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, उनमें मास्ट सेल पाए जाते हैं। मास्ट सेल मेन सेल है जिससे एलर्जी या छींके आना, ये नॉर्मल मास्ट सेल के रिस्पॉन्स है। मास्ट सेल कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, जैसे मास्ट सेल के सरफेस पे के ऊपर आईजीई बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ये रिसेप्टर का काम करती हैं। जब भी फॉरेन पार्टिकल हमारे लंग्स में एंटर हुआ, मास्ट सेल के सरफेस पे आईजीई बॉडीज, या उन्हें हम रिसेप्टर भी बोलते हैं, उनके साथ फॉरेन पार्टिकल बाइंड कर जाएगा। जब बाइंड कर जाएगा तो मास्ट सेल में कुछ ग्रैन्यूल फॉर्म में केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय तो करते हैं, लेकिन उसके साथ एलर्जिक रिस्पॉन्स भी क्रिएट करते हैं। ग्रैन्यूल जब वो टूटेंगे, जैसे ही फॉरेन पार्टिकल आईजीई बॉडी से बाइंड होगा, वो ग्रैन्यूल टूटेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्रैनुलेशन। और जैसे ही वो ग्रैन्यूल टूटेंगे, उन ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट होंगे कुछ केमिकल्स, जैसे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइइन, प्रोटीज एंजाइम एटसेट्रा। जब ये रिलीज होंगे तो रिसेप्टर से बाइंड हुआ हुआ एंटीजन तो डिस्ट्रॉय होगा ही, लेकिन ये सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे और उसके आसपास के सरफेस सेल्स, टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगी। और हमारे स्मूथ मसल्स में गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूकस सेक्रीशन के लिए। वो भी हाइपर म्यूकस सेक्रीट करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगी, एक्सेस म्यूकस सेक्रीशन हो जाएगी और उसकी वजह से जो हमारा ब्रोंकाई का साइज है वो लगातार घटता जाएगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन, सूजन होने के कारण वो सतह फूल गई और म्यूकस सेक्रीशन के कारण और ज्यादा उसमें ब्लॉकेज के चांस बन गए। इसके मेन सिम्टम है डिस्पनिया, हूजिंग कफ, लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी। हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी लिमिटेशन हो जाएगी, जैसे हमारी पूरी बॉडी में जो भी बायोसिंथेसिस पाथवे होते हैं, कोई भी रिएक्शंस हो रही हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में और सेल्स में, उनके लिए रिक्वायर होती है ऑक्सीजन। जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी लंग्स तक, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक नहीं कैरी करेगी, और हार्ट हमारी पूरी बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करवाता है। इसी की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की लिमिटेशन हो जाएगी और उसकी लिमिटेशन के कारण
कोई भी एक्टिविटी अच्छे से नहीं परफॉर्म होगी। हूजिंग कफ जैसे विसल की साउंड आना, सीटी बजने जैसी साउंड आना। और इसके मेन कॉज हो सकते हैं पॉल्यूशन, कोल्ड एयर, इन्फेक्शन हो सकता है जैसे हम नोज के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू, और फूड के थ्रू हमने कुछ गलत खा लिया, उसमें कोई एंटीजन है जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करेगा। और उसके अलावा हो सकता है कोई इरिटेंट या एलर्जन जैसे पोलन ग्रेन। जब भी एक ऐसा मौसम आता है जिसमें फूल खिलते हैं पतझड़ के बाद, या बसंत मौसम हम उसे बोल सकते हैं, उसमें फूल पत्तियां खिलती हैं, तो अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम देखी जाती है। जिनको अस्थमा होता है वो भी रिस्क इस मौसम में ज़्यादा हो जाता है। और उसके अलावा नॉर्मल कफिंग, स्नीजिंग ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है बहुत सारे लोगों को। और इसके मेन टाइप्स हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मिडल एज वालों को होता है, जैसे 22, 23, 24 साल के। और ये क्रोनिक हो सकता है क्योंकि इसके सिम्टम बिल्कुल नॉर्मल हमें जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है वैसे होते हैं। सो अगर ये ज़्यादा हफ्तों तक रहे, जैसे 3 से 4 हफ्तों तक, या 1 मंथ से ज़्यादा, 1 डेढ़ मंथ से ज़्यादा हो गया है, तो हमें अस्थमा के लक्षण दिख सकते हैं। हमें कोई भी इसको फिर अगर ज़्यादा टाइम के लिए ये रहता है तो हमें इसका डायग्नोज जल्दी ही करवाना चाहिए। इसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। और एक्सट्रिंसिक में ये अर्ली एज में हो जाता है क्योंकि ये जेनेटिक है तो पेरेंट्स से बच्चों की तरफ जाएगा। अगर बच्चों में वही जीन ट्रांसफर होगा तो उन्हें बचपन से ही ये अस्थमा हो सकता है। एपिसोडिक है यानी कुछ देर ठीक हो जाएगा लेकिन दोबारा ये रिपीट होने लगेगा, दोबारा इसके सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। और एलर्जिक हिस्ट्री होती है, जैसे पहले हमें इसके सिम्टम दिखे, हमने इसको ट्रीट किया और उसके बाद दोबारा हो गया, इसकी कुछ ना कुछ एलर्जिक हिस्ट्री रहेगी। और इनकी क्लासिफिकेशन में अगर हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से समझ आया है तो क्लासिफिकेशन हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ब्रोंकाई का साइज डिक्रीज हो गया, उसका डायमीटर डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से हमें क्या चाहिए, उसका डायमीटर इंक्रीज करने के लिए ड्रग्स चाहिए, साल्ट चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर में मेन आ जाते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट, इनमें आ जाएंगे सालब्यूटामोल, बेम्बुट्रोल और टर्ब्यूटालिन। और मिथाइल ज़ैंथीन में आ जाएंगे थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन, कैफीन। एंटीकोलिनर्जिक में आ जाएंगे इप्रा एट्रोपियम ब्रोमाइड, थायोएट्रोपियम ब्रोमाइड। जब भी आप कोई भी कफिंग सिरप लेते हैं, कोई भी सिरप लेते हैं, आप उनमें ये साल्ट पढ़ सकते हैं, ये थियोफाइलिन, सालब्यूटामोल, बेम्बुट्रोल बिल्कुल कॉमन मिलेंगे आपको। उसके अलावा ल्यूकोट्राइन्स, ये भी हमारे मास्ट सेल में ग्रेनुलेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज हो रहा था, उसको भी हम एंटागोनाइज करेंगे ताकि वो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स देना कम कर दे और बंद कर दे। इसमें आ जाएंगे मोंटेल्यूकास्ट और जोफ्रिल्यूकास्ट। उसके अलावा मास्ट सेल स्टेबिलाईजर, जो ग्रेनुलेशन प्रोसेस हो रही है, अगर एंटीजन आईजीई बॉडी से बाइंड हो चुका है तो ग्रेनुलेशन प्रोसेस ही ना हो, वो केमिकल ही रिलीज ना हो जो हमें एलर्जी क्रिएट करवा रहे हैं। इसमें आ जाएंगे कीटोटाइफिन, सोडियम क्रोमोग्लाइकोटेट। और उसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये हमारे इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे बहुत टाइम तक हम ड्रग्स ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर होने लगता है और उसके बाद ये जल्द ही किसी और एंटीजन के थ्रू इन्फेक्टेड होने लगता है। सो हमें ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रेफर करते हैं कि ये भी हम अपने अस्थमा की मेडिटेशन में मेडिकेशन में शामिल करें। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आ जाएंगे सिस्टमिक, हम इंजेक्शन वगैरह के थ्रू दे सकते हैं जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन। और इनहेलेशन के थ्रू जैसे हम अस्थमा पंप यूज करते हैं, फ्लूटिकोक्सोन और बेक्लोमिथासोन। आगे है एंटी आईजीई एंटीबॉडीज, इसमें जो एंटीजन है वो आईजीई बॉडी से बाइंड ही नहीं करेगा और एंटीजन आईजीई बॉडी कॉम्प्लेक्स ही नहीं फॉर्म होगा। इसमें आ जाएंगे ओमालिजुमाब। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, मिथाइल ज़ैंथीन जो हमने पढ़े,
CNS पे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। हमारे CVS यानी हार्ट पे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ये बढ़ा देगा, हमारे हार्ट को भी ये स्टिमुलेट करेगा। किडनी में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, हमारा ग्लोमेरुलस है, वो फिल्टर करता है हमारे ब्लड को, वो रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म रेट भी इंक्रीज होगा। और उसके अलावा मास्ट सेल है, उसमें हिस्टामिन रिलीज कम हो जाएगा, क्योंकि हम एंटी हिस्टामिनिक, मास्ट सेल स्टेबिलाईजर, ये चीजें दे सकते हैं जिससे ग्रेनुलेशन नहीं होगी। इसको हम नॉर्मल प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मास्क वेयर करके। एंटीजन एंटीबॉडी को हम बाइंड ही ना होने दें। अगर वो बाइंड हो गई है तो हम मास्ट सेल स्टेबिलाईजर यूज करें। ग्रेनुलेशन प्रोसेस होती है, उसको हम इनहिबिट करने के लिए मास्ट सेल स्टेबिलाईजर यूज करेंगे। और उसके अलावा अगर हमें अस्थमा हो चुका है, हमारा ब्रोंकाई का साइज डिक्रीज हो चुका है, तो हम उसको ब्रोंकोडाइलेटर प्रेफर करेंगे। सो ये थी अस्थमा की इंट्रो। आपको डिटेल हैंड रिटन नोट हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सो मोर फार्मा लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ज़्यादा नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।